दीजिए, क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन दीजिए, कौन सा पूछना है। देखिए, जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उसी में का एक क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी का एक क्वेश्चन हम दिए थे, उसी का ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी को हम लोग को देखना है। चलिए देखा जाए। यहां पर देखें हम लोग तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है तो 0.20, 0.20 और 0.40 ये दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो हम लोग को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.30, 0.10 और 0.05 और रेट का मान दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5.07 गुना 10 का पावर -5, 5.07 गुना 10 का पावर -5 और 1.43 गुना 10 का पावर -4। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका कि R बराबर के, ए का पावर अल्फा है और बी का पावर बीटा है, ठीक है। आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है। यहाँ पे निकालना है कि अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा। अल्फा का मान और बीटा का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस टाइप क्वेश्चन बताया भी गया था और इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया था। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर 3 वैल्यू दिए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू से 3 समीकरण हम लोग पहले बनाएंगे। चलो, आर देखो, तो फर्स्ट केस में आर का वैल्यू कितना है 5.07 गुना 10 का पावर -5, तो हम आर का वैल्यू रखेंगे 5.07 गुना 10 का पावर -5 इज इक्वल्स टू के। अब इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू कितना है 0.20, तो ए के जगह पर रखेंगे 0.20 का पावर अल्फा, बी का वैल्यू है 0.30, तो रखेंगे 0.30 का पावर बीटा। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हम लोग बना सकते हैं। चलो उसमें भी देखें अगर, तो हम लोग को वैल्यू दिया है 5.07 गुना 10 का पावर -5 बराबर के। अब इसमें ए का मान कितना है तो 0.20, तो रखेंगे 0.20 का पावर अल्फा और फिर बी का मान कितना है 0.10 का पावर बीटा। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 3 बना सकते हैं। आर का मान क्या है इक्वेशन 3 में 1.43, तो यहां लिखेंगे 1.43 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर कितना होगा -4 इज इक्वल्स टू के। अब इसमें ए का वैल्यू कितना है तो 0.40 का पावर अल्फा और इसका वैल्यू कितना है तो 0.05 का पावर बीटा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 होगा। नहीं, अब हम लोग इसको आगे बना सकते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए हम लोग यहां से अगर देखें अगर तो
अब हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो देखो, तो 5.07 गुना 10 का पावर -5 और 5.07 10 का पावर, ये कट जाएगा, क्या आएगा 1/1, 1/1 बराबर, यहां से k से k कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो यहां जाएगा 1/1 का पावर कितना, अल्फा आएगा। चलो यहां पर देखा जाए 30/10, तो 30/10 का पावर बीटा, इतना में दिक्कत है, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग क्या बच गया, 1/1 का मतलब 1 है, बराबर यहां 1 का पावर अल्फा, तो 1 का पावर अल्फा, तो सोचो 1 का पावर अगर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 100 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, नहीं तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो वैल्यू क्या आएगा, चलो गुना 10 से काट दिए, यहां से आ गया 3 का पावर बीटा, यानी यहां से हम लोग को आ गया 1 बराबर 3 का पावर बीटा। अब हम लोगों को LHS और RHS को बराबर करना है, नहीं तो बीटा का ऐसा क्या मान रख दें कि ये भी 1 हो जाए, 0, बीटा का मान क्या रख दें, 0। अगर हम बीटा का मान 0 रख दें तो 3 का पावर 0 होगा, तो इधर भी 1 आ जाएगा, नहीं तो इन दोनों को बराबर करने के लिए फॉर मेकिंग LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीटा का वैल्यू, तो यहां से बीटा का मान निकल गया, बीटा का मान हम लोग को निकल गया। अब हम लोग क्या जी का मान निकालना है, अल्फा का, तो अल्फा का मान निकालेंगे। चलो हम लोग क्या किए कि 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, 2 और 3 को अब डिवाइड कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, टू डिवाइडेड बाई 3, 2 और 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं हम लोग अगर देखें तो जो 2 हम लोग का था उस 2 में है 5.07 गुना 10 का पावर -5 और बटा में क्या है 1.43 गुना 10 का पावर -4, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा दिया हुआ है, नहीं आप फिर बराबर में आइएगा तो k से k कट जाएगा, k से क्या कट जाएगा, k कट जाएगा, और उसके बाद आप देखिएगा तो k से k कट जाएगा और 20/40 का पावर क्या आएगा, अल्फा आएगा, 20/40 का पावर क्या आएगा, अल्फा, और बीटा का पावर तो 0 है, बीटा का पावर तो 0 है, बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना 0, तो इसका अगर बट्टा भी करेंगे तो इसका पावर 0, तो ये भी 1, और इसका पावर 0 तो ये भी 1, तो ये तो 1 और 1 है, तो 20/40 का पावर खाली अल्फा लिखें, नहीं तो हम यहां से लिख रहे हैं 20/40 का पावर अल्फा। बोलो इतने में दिक्कत है, ठीक है। अब इसको हम लिख दिए 507, इसको लिख दिए 143, (507) 143 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4 होगा, 10 का पावर क्या आएगा, -1 आएगा। चलो काट दिए, 20 दूना 40 बराबर में आ गया 1/2 का पावर क्या आ गया, अल्फा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करते अगर 507 डिवाइडेड बाई 143, 3.524 गुना 10 का पावर -1, ऐसा आ गया, ठीक है। चलो बराबर में आ गया 1/2 का पावर अल्फा,
1/2 का पावर क्या आ गया? अल्फा। अब हमको अल्फा का मान निकालना है, नहीं तो इसके लिए अब हमें लॉग लेना पड़ेगा। पहले वाले केस में आसान था, एक तरफ पूरा वैल्यू 1 आ गया था, नहीं तो इसलिए बीटा का मान सीधे 0 मान लिए, तो इधर भी 1 आ गया। लेकिन अब यहां पर इसको सॉल्व करना होगा, इधर कहीं भी 1 नहीं है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में नहीं आए कैसे सॉल्व होगा, तो चुपचाप क्या लेना है? लॉग। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड लॉग ले लो। आप लॉग लोगे तो क्या होगा हम लोग का? देखा जाए, अगर हम लॉग लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा यहां से लॉग 3.524 है मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -1 बराबर, इधर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1/2 का पावर अल्फा। बोलो दिक्कत है? अब ये देखो तो log a गुना b के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a गुना b को लिखते हैं log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log 3.24 और गुना का मतलब प्लस, यहां पे आ जाएगा log 10 का पावर -1 बराबर, ये log 1/2 का पावर अल्फा है, तो अल्फा आगे आ जाएगा और यहां आ जाएगा log 1/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, तो लॉग टेबल आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? दीजिए हमको। देखिए, अब इसमें लॉग टेबल में हम लोग देख सकते हैं, तो लॉग टेबल हम लोग का दिया हुआ है, अब देखना है 35 के 2 में 35 0 1 2 5 4 6 5 वैल्यू दिया हुआ है 5 4 6 5 और 35 के 2 में देख लिए, फिर 35 में 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे, 35 में 4 का मीन डिफरेंस, तो वो वैल्यू दिया है 5, तो हम यहां लिखेंगे 5 को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10, ये आ जाएगा 7, ये 4 और 5, डेसिमल सबसे आगे लगाते हैं, तो ये हम लोग को आ जाएगा 0.5470। ठीक है, चलो अब ये -1 आगे आता है, तो -1 आगे आएगा, हम यहां पे अब लिखते हैं, इसका वैल्यू हम निकाल दिए, कितना आ गया? 0.5470, ये -1 आगे आएगा, तो और log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो बराबर, यहां से अल्फा हम लिख दिए। अब ये देखो log a बट्टा b के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे? log a माइनस log b, ऐसा लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2। ये हो गया हम लोग का 0.5470 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हम यहां से लिखेंगे अगर, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा अल्फा और ब्रैकेट में आ जाएगा log 1 का मान होता है 0 माइनस log 2 का मान दिया हुआ है 20 के 0 में देखोगे तो 3010, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसको 1 में से घटा सकते हैं, तो अगर 1 में से घटाएंगे 1.0000 मानेंगे और यहां से पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, यहां आ जाएगा 5470, माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0.4530, तो वैल्यू यहाँ पे आ गया हम लोग को 0.4530, ये वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू क्या चीज में आएगा? माइनस में बराबर। यहां देखें हम लोग को, तो फिर यहां भी माइनस आएगा, माइनस और वैल्यू आ जाएगा 0.3010 और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? अल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.4530 डिवाइडेड बाई 0.3010, यानी एक्चुअली देखें हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 453 डिवाइडेड बाई 301। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा तो अल्फा का मान हमको निकल जाएगा। दिक्कत है? इस समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था,
तो 2-3 आदमी ये पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो हम बोले थे क्लास में ही बता देंगे तो सबका हो जाएगा। और बहुत गधे हैं कि उनको कोई मतलब है नहीं। नहीं, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, लीजिए बुक अपना। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखें हम लोग, तो हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? यहाँ पे नोट्स है। हाँ, हम आपको पढ़ा दिए थे ग्राफ। अ, देखो तो अधिशोषण का दर और दाब के बीच का ग्राफ पढ़ा दिए थे? नहीं, देखो तो देखा जाए तो अधिशोषण का दर तथा दाब के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ आपको हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर देखा जाए अधिशोषण का दर और दाब के बीच में ग्राफ को हम लोग बात करें, तो ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह का बताए थे आप। देखा जाए यहां से ध्यान दें, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा हम लोग का। हम लोग पिछले क्लास में ग्राफ बताए थे। चलो देखो तो इस तरह का ग्राफ बताया गया था। ये जो लाइन था, ये लाइन दाब का था, और ये जो लाइन था ये x/m का है। इस ग्राफ को ध्यान से हम लोग को देखना है। ग्राफ को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ग्राफ को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक ऐसा लगता है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आप ग्राफ का दूसरा हिस्सा थोड़ा देखो। ग्राफ का दूसरा हिस्सा यानी यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा देखें तो ग्राफ लगता है कि कर्व है। नहीं, पहले सीधा लगता है फिर लगता है कि कर्व है। ठीक है, और यहां से हम लोग अगर देखें तो यहां पर जो हम लोग ग्राफ है, यहां के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि वो इस एक्सिस के पैरेलल होते जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि इस एक्सिस के क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है, यानी दाब वाले एक्सिस से क्या हो रहा है? पैरेलल होता जा रहा है। ठीक है, तो शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हुआ समझ लो भाई। स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी किसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आता है तो इसका मतलब होता है कि जितनी मात्रा से दाब बढ़ाइएगा उतनी ही मात्रा से अधिशोषण का दर भी बढ़ेगा। यानी अगर आप दाब 4 गुना बढ़ाइएगा तो अधिशोषण का दर भी 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो वही बात हम यहां से लिख रहे हैं शुरुआती दाब पर। शुरुआती दाब पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ
स्ट्रेट लाइन है। शुरुआती दाब पर ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जितनी मात्रा से दाब बढ़ाएंगे, जितनी मात्रा से दाब बढ़ाएंगे उतनी मात्रा से x/m यानी अधिशोषण का दर यानी x/m बढ़ेगा। यह ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए लिखा जाता है हम लोगों को कि शुरुआती दाब पर जो x/m होता है यह समानुपाती होता है दाब के, प्रेशर के समानुपाती है। इसका मतलब जितनी मात्रा से दाब बढ़ाइएगा x/m का मान उतनी ही मात्रा से बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इसी को लिखा जाता है x/m और ये समानुपाती का साइन टैग क्या लगाएगा? k, और यहां पर लिखा गया p। तो शुरुआती दाब पर अधिशोषण का दर और दाब के बीच का जो संबंध है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। तो x/m = kp ऐसा दिखाया जाता है। किस दाब पर? शुरुआती दाब पर। चलो अब थोड़ा उच्च दाब पर आते हैं। देखो तो हम लोग यहां पर आते हैं उच्च दाब पर। यहां पर दाब क्या है? बहुत ज्यादा है। यहां पर दाब क्या है? कम है। यहां पर हम लोग का दाब क्या है? कम है। अब हम दाब बहुत ज्यादा कर दिए तो देखो तो अधिशोषण के दर का मान कितना है? इतना है? नहीं, दाब को थोड़ा और हम ज्यादा कर दिए तो देखो तो अधिशोषण के दर का मान अभी भी कितना है? उतना ही है। दाब हम और ज्यादा कर देते, मान लो यहां पे आ गया, तो भी अधिशोषण का दर का मान क्या है? वही है। यानी कि उच्च दाब पर कम दाब पर तो समझ में आ गया। कम दाब पर क्या समझ में आया? कि दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ रहा है, यहां से यहां हो गया। लेकिन अब दाब बढ़ रहा था तो यह भी बढ़ रहा था, लेकिन अब यहां देखो तो दाब बढ़ रहा है, दाब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, लेकिन अधिशोषण का दर क्या यहां से ऊपर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि उच्च दाब पर अधिशोषण का दर दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहां पे ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट इसमें जो आता है तो वो क्या ध्यान में आता है कि उच्च दाब पर अधिशोषण का दर यानी x/m का मान दाब पर निर्भर नहीं करता है या दाब से स्वतंत्र रहता है। बोलो, ये लिखे तो दिक्कत है इसमें? नहीं, क्योंकि उच्च दाब पर हम लोग दाब बढ़ा रहे हैं लेकिन x/m का जो मान है वो नहीं बदल रहा है। बदल रहा है क्या? कांस्टेंट है। तो उच्च दाब पर अधिशोषण का दर दाब से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यानी आप दाब बढ़ाते जाइए, x/m का मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी x/m दाब से स्वतंत्र है। तो उच्च दाब पर ऐसे लिखा जाता है x/m = kp⁻0, यानी p पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए p का पावर क्या आ गया? 0। तो p का पावर 0 यानी किसी भी चीज का अगर पावर 0 आ जाए तो वैल्यू कितना? 1। तो इसका मतलब समझ में आया कि यहां से x/m उच्च दाब पर x/m बराबर कांस्टेंट, k का मतलब क्या है? कांस्टेंट। यानी उच्च दाब पर x/m का मान कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। दिक्कत है? तो आपसे पूछेगा भाई कि अधिशोषण का दर और दाब के बीच में संबंध बताना है, तो आप बताओ कि शुरुआती में क्या संबंध है? तो समानुपाती है, यानी जितना दाब बढ़ाइएगा x/m का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर बोलेगा उच्च दाब पर क्या संबंध है? नहीं, दाब में और अधिशोषण के दर में क्या संबंध है ये बताइए। नहीं, तो हम लोग क्या बताएंगे कि उच्च दाब पर अधिशोषण का दर दाब से स्वतंत्र होता है, यानी दाब बढ़ाने पर अधिशोषण के दर के मान में कोई बदलाव
नहीं आता है। बोलो दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। अब बात आती है कहां पर? मीडियम, मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर ग्राफ क्या है? सीधा नहीं है, कर्व की तरह है। ठीक, तो उसको देखना है। मध्यम दाब पर आपका ग्राफ कैसा है? कर्व है। नहीं, तो अगर कर्व है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितनी मात्रा से हम लोग दाब बढ़ाएंगे, जितनी मात्रा से हम लोग दाब बढ़ाएंगे, अधिशोषण का दर उतनी मात्रा से नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? अर्थात जितनी मात्रा से दाब को बढ़ाएंगे, उतनी मात्रा से x बटा m का मान नहीं बढ़ता है। मध्यम दाब पर ग्राफ कर्व है, अर्थात जितनी मात्रा से दाब को बढ़ाएंगे उतनी मात्रा से x बटा m का मान नहीं बढ़ता है। तो मध्यम दाब पर जो रिलेशन लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, x बटा m इज इक्वल्स टू k और p का पावर 1/n, ऐसे लिखा जाता है। नहीं, जहां पर n का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। ठीक, जैसे चेक कर लो, मान लो कि यदि दाब बराबर हम कर दिए 4 atm, दाब बराबर क्या कर दिए? 4 atm। यदि दाब बराबर 4 atm तो x बटा m का मान बताएं, x बटा m का मान बताएं यदि n बराबर 2 हो। चलो अब इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। x बटा m का मान निकालना है भाई, बराबर k, p का मान कितना बोला है? 4, तो 4 रखो, और पावर 1/n का मान कितना है? 2, तो x बटा m का मान कितना आएगा? आएगा 4 का पावर 1/2, तो इसका 4 का पावर 1/2 का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो ये 2 आया, गुना के जो था के को उतार दिए। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है? इससे ये दिखाई दे रहा है कि आप दाब को कितना गुना बढ़ाए? 4 गुना बढ़ा दिए। नहीं, लेकिन x बटा m जो है क्या वो भी 4 गुना बढ़ गया? वो 2 गुना ही बढ़ा। x बटा m कितना गुना बढ़ा? 2 गुना ही बढ़ा, ध्यान रखना है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? जितनी मात्रा से आप दाब बढ़ा रहे हैं क्या उतनी मात्रा से x बटा m का मान बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ये कहां पर होगा? मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर ये काम हम लोग का होता है। बोलो इसमें दिक्कत है? ठीक, चलिए देखा जाए। हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का यहां से आ गया x बटा m इज इक्वल्स टू k p का पावर 1/n, यही हम लोग को आया। x बटा m इज इक्वल्स टू हम लोग का यहां पर आया k p का पावर 1/n। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको लॉग फॉर्म में बदला गया। क्या किया गया? टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा? लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k गुना p का पावर 1/n। हम इसको लिख सकते हैं लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू, देखो लॉग a गुना b है,
तो log a प्लस log b के जगह पर क्या है p का पावर 1/n। लिख सकते हैं हम लोग log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस ये 1/n आगे आ जाएगा log p। इसी को अरेंज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है log x/m इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख रहे हैं इस वाले को, तो 1/n log p प्लस log k कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग का एक इक्वेशन आया, क्या इक्वेशन आया, log x/m इज इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k। ये इक्वेशन हम लोग को आया। अब हम लोग ध्यान दें इस इक्वेशन में, तो ये इसका ग्राफ खींचना है, तो ये मैथ के इक्वेशन से मैच करता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का समीकरण है। ठीक है, अब यानी कि ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं भाई, देखो, तो y एक्सिस के जगह पर क्या लिखेंगे, log x/m, क्योंकि y के जगह पर यही है, तो यही y एक्सिस है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे अब log x/m, रख दिए। यहां पर c इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कहां होता है, y एक्सिस पर, तो यही y एक्सिस है। इसी पर हम लोग मान लिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, log k के बराबर है, वो लिख दिए। अब यहां पर x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर क्या है, log p, तो ये जो x एक्सिस है क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, log p को। अब ये m है, m मतलब स्लोप होता है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है 1/n को, तो 1/n के आगे प्लस साइन है कि माइनस साइन, प्लस साइन है, तो ग्राफ को इंक्रीजिंग करेंगे। अगर वही माइनस साइन होता तो ग्राफ को क्या करते, डिक्रीजिंग करते, तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग जाएगा इस तरह से। तो इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो सही है या गलत है, नहीं ध्यान रखना है, देखा जाए। आप ही को बोल रहे हैं जो लाल टी शर्ट के बगल में बैठे हुए हैं, हाँ पखुआनी आपको धर लिया है, बात समझ में आ रहा है। कल के क्लास में तो पूरा सोइए गए थे, नहीं आज के क्लास में अब स्टार्ट शुरू कर दिए हैं आप। ये कोई चीज हो गया, नहीं नहीं लिखना है। हम लिखने के लिए मना नहीं किए हैं, हम लिखने के लिए सिर्फ ये कहे हैं कि आप साथ में लिख सकते हैं तो लिखिए, बस मेरा है, साथ में लिख सकते हैं तो लिखिए, और नहीं लिखना तो मत लिखिए। तो आप लोग क्या किया कि साफा कॉपी कलम सब हाथ पर, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब सोचिए कि सरफेस केमिस्ट्री हम अभी भगवान जब सेंटर में पढ़ा के आ रहे हैं, वहां भी पूरा लिख रहे हैं, क्या कि हमको एग्जाम देना है +2 वाला, हमको याद करना है ना, इसलिए हम रोज लिखते हैं ताकि हमको याद हो जाए, बुझा रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हिंदी मीडियम जो बैच है आपका उसमें लिखते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, फिर 2 बजे से इंग्लिश मीडियम का एगो बैच है, उसमें इसी सब को ना हिंदी को इंग्लिश में फिर लिखते हैं ताकि भुलाए नहीं, तो एक एक चैप्टर को 3-3 बार पढ़ाते हैं। वैसे ही 11th का हाल है, तो रोज रोज रिवाइज करते हैं, समझ रहे हैं। और आप पहली बार पढ़ते हैं, नहीं फिर भी आपको रिवीजन करने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बड़ी भारी चीज है, कहीं कई किलो वजन है इसमें, देखा जाए, समझिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बाप रे कितना पढ़ना है, नहीं दिमाग में चलता है क्या कि कितना पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है। कहीं एग्जाम में मुश्किल से 35 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, बस में आ रहा है, 100 गो ऑब्जेक्टिव हुए याद करवा देता, नहीं चाहे 150 ऑब्जेक्टिव याद करवा देता, हम लोग पूरा दम लगा के याद कर जाते। नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मान लेते हैं कि 5 गो लिखने के लिए आता है,
बस में आ रहा है, या 10 को लिखने के लिए आता है तो हम लोग को वो 50 को याद करवा देता, हम लोग पूरा दम ला के याद कर गए होते। नहीं, यहां तो एक चैप्टर शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बात समझ में आ रहा है? कैसे क्या पढ़े नहीं पढ़े दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है, एग्जाम में कहीं का याद करके जाएंगे, भगवान भरोसे है। चलिए देखा जाए। देखिए मेरे कहने का सेंस है ना कि एग्जाम पर्पस को ये पढ़ना है हमको कि एग्जाम में हमको अच्छा रिजल्ट लाना है। तो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने का सिर्फ एक ही बस आपको साधन है। आप ये सोच के मत पढ़िए पहला चीज कि हमको एग्जाम में कितना पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे। पहला चीज दिमाग में रखिए कि हमको ठीक से पढ़ना है, जो चीज पढ़ रहे हैं ठीक से पढ़ना है, हमको रोज पढ़ना है, हमको रोज फेयर करना है। रोज हमको, हम पहले भी कहते कि आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, जो टीचर पढ़ाता है सिर्फ उतने को ही फेयर कीजिए, सिर्फ उतने को ही रिवाइज कीजिए बस, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक मत टच कीजिए अगर आपको सिर्फ +2 के लिए पढ़ना है तो। हाँ, जिनको कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना है वो एक्स्ट्रा बुक टच करेंगे, तभी उनसे कंपटीशन निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जिनको नॉर्मली पढ़ना है, उनको +2 में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़, जितना टीचर पढ़ाता है सिर्फ उतना याद कर जाइए भाई, उतना से अलग नहीं आता है, एकदम उतना ज्यादा नहीं आता है, उससे कम ही आता है। आप जो पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछता है, तो जो क्लास में पढ़ाई होता है सिर्फ उतना पढ़ जाइए और एक्स्ट्रा मत कहीं पढ़िए, ध्यान रखना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। पहला। दूसरा चीज, कंसंट्रेट कीजिए कि आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। आप टाइम निकालिए, आपको नहीं टाइम 10 बजे तक पढ़ते हैं, आप 12 बजे तक पढ़िए, आप 1 बजे तक पढ़िए, वो आपका काम है। आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको लगता है कैसे हम क्या करें, कौन सा चीज इसमें अनवांटेड है, कौन सा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, नहीं उसको करके आप एक अपना 2-3 पेज 4 पेज में हर एक चैप्टर को बना लीजिए। आपको वैसे करना पड़ेगा, तब एग्जाम के समय जो होता है ना, हम लोग जब जाएंगे तो एग्जाम के समय हम लोग का मुश्किल से 50 पेज में पूरा रिवीजन हो जाएगा, और उसी 50 पेज में से भाई आपका क्वेश्चन आता है, ये फैक्ट है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्रैश कोर्स ही पढ़ाते हैं, तो क्रैश कोर्स सभी बच्चों के लिए नहीं है। क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वही चीज जो इंपॉर्टेंट है उनको इकट्ठा कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा कर देते हैं, सब कुछ को इकट्ठा करके आपको पढ़ा देते हैं, और उतना में से ही लगभग क्वेश्चन आ जाता है, लगभग क्वेश्चन उतना में से आ जाता है। आप अपने से कर लीजिए, नहीं क्रैश कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन टाइम कहाँ है? बस में आ रहा है, मोबाइल पर देखना शुरू कर रहे हैं, फेसबुक चाहे यूट्यूब देखना शुरू कर रहे हैं, देखते 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 9 बज गया, अरे नहीं होता है, 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब पढ़ने बैठेंगे ना तो टाइम ही नहीं बीतेगा। पढ़ने में बैठेंगे, आधा घंटा पढ़ लेंगे, बाबा टाइम नहीं, कितना देर पढ़े, अच्छा अभी आधे घंटे पढ़े। समझ रहे हैं? एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा तब कुछ होगा। देखा जाए ये ग्राफ सही है कि गलत है, चेक करते हैं। हमको बताया गया है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है, ये लॉग कोई मतलब नहीं होता है, इस लॉग का कोई मतलब नहीं है। ग्राफ में मतलब किसका है? स्पी का। यहां पे लॉग का कोई मतलब नहीं है, मतलब है x/m का, अधिशोषण के दर का। तो इधर से जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर यहां पर आ गया, तो देखो तो x/m का मान इतना हो गया, प्रेशर और बढ़ गया तो x/m का मान और बढ़ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है x/m का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का दर बढ़ता है, और ये ग्राफ भी वही दर्शा रहा है। तो ग्राफ सही है कि गलत है? दिक्कत है? चल आज के लिए इतना ही।